आज हम लोग स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग। रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे। कैसे? आप कंडक्टर ले लो, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घटता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और वही चार्ज कैरियर है। कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करता है। जैसे ही आप उसको गर्म करोगे उसका रैंडम वेलोसिटी बढ़ जाएगा और रैंडम वेलोसिटी बढ़ जाने की वजह से उसका जो एवरेज कॉलिजन टाइम है वो घट जाएगा। और जब एवरेज कॉलिजन टाइम घट जाएगा तो घटना क्या घटेगी? ड्रिफ्ट स्पीड, जो VD इक्वल हम लोग पढ़ते हैं, VD इक्वल EE/m इंटू टाउ, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। मतलब कॉलिजन जल्दी होगा। तो ये टाइम जब घट गया तो VD क्या हो गया भाई? घट गया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट चुका। तो जब घट चुका तो I और VD में संबंध है। I इक्वल NE/A/VD होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट चुका। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट चुका क्यों? क्योंकि ये T घट रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है कॉलिजन का वो घट गया और इसके घटने से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो घटेगा। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट गया इसका मतलब करंट घट गया, और जब करंट घट गया इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। स्पष्ट है कि हम लोग इस बेस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी इसको है कि R जो होता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर के साथ, वो R0 1 प्लस अल्फा TF माइनस TI, और इसको लिख सकते R इक्वल R0 1 प्लस अल्फा, और ये फाइनल टेम्परेचर है और ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये दोनों का डिफरेंस है। इसको हम लोग डेल्टा T लिख सकते हैं। एक तरीका तो हम इस तरीके से डिफाइन किए, ये दूसरा तरीका, यहाँ पे अल्फा जो है एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और तब ये वैल्यू मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होता है तो रेजिस्टेंस जो है जैसे ही ये बढ़ेगा, इसके बढ़ने से ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ओवरऑल बढ़ चुका मतलब 1 के साथ इसका एडिशन बढ़ चुका, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन यही सेमीकंडक्टर में
अल्फा निगेटिव होता है, अल्फा के निगेटिवनेस से ये बढ़ेगा तो ओवरऑल ये बढ़ेगा, और तब यहाँ माइनस साइन होगा, ये घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहने का सिंपल मतलब है कि आप कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा या घटेगा, उसको दो अलग अलग बेस लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो एक्सप्लेन कर सकते हैं इस टी के बेस पे, और दूसरा एक्सप्लेन कर सकते हैं अल्फा के बेस पे। अल्फा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव। तो यहाँ आप देख लीजिए, तो हम इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। Effect of temperature. Effect of temperature. Resistance of conductor increases with increase in temperature, but resistance of semiconductor, resistance of semiconductor decreases with increase in temperature. R equal R naught 1 plus alpha into delta t। ये हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। इसको लिखेंगे वेयर डेल्टा टी इक्वल टी माइनस टी नॉट। आर जो है वो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, R naught resistance at temperature T naught, alpha temperature dependent coefficient of resistivity, अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है फॉर कंडक्टर, अल्फा इक्वल पॉजिटिव फॉर कंडक्टर और अल्फा इक्वल नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर। यानी इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग, अगर इतना हम लोग पढ़ लें इस फॉर्मूला को, तो इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग कह देंगे कि कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा तो आर जो है वो
टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाएगा। और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा निगेटिव होगा, तो अगर ये बढ़ाएंगे, चेंज इन टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगा। हम कंडक्टर की बात तो किए जिसका बेस था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फिर करंट, और हमने दिखाया कि करंट घट गया। सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग अल्फा की बात नहीं करें, दूसरे बेस पे इसको समझने का प्रयास करें कि दूसरा बेस पे कैसे एक्सप्लेन कर सकते, इस फॉर्मूला के बेस पे नहीं, तो इस फॉर्मूला के बेस को छोड़ दें और सेमीकंडक्टर की बात करें कि उसका रेजिस्टेंस कैसे घट गया। रेजिस्टेंस घट गया मतलब करंट बढ़ गया, सिंपल सी बात है। तो रेजिस्टेंस घट गया मतलब कंडक्टेंस बढ़ चुका, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ चुका। आप थोड़ा सा उसके नेचर में जाओ सेमीकंडक्टर के, तो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। वहां पे क्या होता है सेमीकंडक्टर में कि सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो बड़ा ही मजबूत बॉन्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चूंकि बॉन्ड आप पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप देखोगे, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पे जैसे ही उसको गर्म करोगे, गर्म करने से बॉन्ड ब्रेक होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स बंधे थे एक दूसरे के साथ, जो दोस्ती थी कोवैलेंट बॉन्ड का, वो बॉन्ड ब्रेक कर गया। और जब बॉन्ड टूट गया, दोस्ती समाप्त हो चुकी, तो वो दोनों क्या हो गए, फ्री हो गए। तो उसी तरह से एक बॉन्ड तो है नहीं, कई एक बॉन्ड है, और जब बॉन्ड टूटेगा तो उसमें चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हुआ करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब कि चार्ज की संख्या बढ़ गई। जब चार्ज कैरियर बढ़ गया तो करंट बढ़ गया। जब चार्ज कैरियर बढ़ गया तो करंट क्या हो गया, क्योंकि I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू बढ़ चुका तो I बढ़ चुका, I बढ़ गया, करंट अधिक मिल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज, अगेन रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लेंथ पे भी डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। इसको देखो, हम एक्सप्लेन करते हैं बड़ा सिंपल तरीके से। मान लो कि ये हमारा एक कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ये जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका लेंथ है। स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हम क्या करते हैं इसको कि एक स्विच एक बैटरी से इसको ज्वाइन किया। ये बैटरी का मतलब ये बड़ा वाला सिंबल है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव और ये हमारा जीरो पोटेंशियल पे है। अभी स्विच हमारा ओपन है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो जो करंट फ्लो करने का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। मान लो कि आई करंट फ्लो किया। अब इस आई करंट जो इसमें जा रहा है, इसको रोकने के लिए मींस आई को कौन कौन प्रभावित करेगा? इसका एरिया प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? इसका लेंथ प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? मींस इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, इस वायर का रेजिस्टेंस में, उस रेजिस्टेंस में एरिया का रोल है या नहीं है, इस लेंथ का रोल है या नहीं है, हम उसको देखना चाह रहे हैं। मैं एक छोटा सा dx लेंथ का पार्ट कंसीडर करता हूं। यहां से x डिस्टेंस पे dx पार्ट को हमने कंसीडर किया। ये dx पार्ट, डिफरेंशियल पार्ट। dx पार्ट मतलब बहुत छोटा पार्ट, बहुत छोटा पार्ट। और बहुत छोटा कितना? जीरो नहीं लेंगे, बहुत छोटा का थोड़ा जीरो से बड़ा। ये डिफरेंशियल पार्ट हमने लिया। हम यहां से एक एक्सप्रेशन लाना चाहते हैं। आपको मालूम होगा, हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के संबंध को, अगर इसके यहाँ और यहाँ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इसके जो दोनों पॉइंट हैं, इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम dV बोल सकते हैं। dV, चूंकि करंट जब भी फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, ग्रेजुअली पोटेंशियल घट रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है। अगर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। हम एक चीज और एक्सप्लेन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है फिर भी करंट फ्लो कर रहा है। हम एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कहां पे, किस सिचुएशन में कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट फ्लो कर रहा है। अभी सिर्फ यहां पे हम यही समझेंगे, जो बहुत ही सिंपल बात है, कि करंट का फ्लो होता है ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। जब पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जिस तरह से वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। वाटर का फ्लो तभी पॉसिबल है जब हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जो होगा। तो करंट का भी फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हीट फ्लो करता है, तो हीट फ्लो करता है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा, हीट फ्लो नहीं करेगा। यहां भी वही बहाल है, ये करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। हम इस जो डिफरेंशियल पार्ट की बात कर रहे थे, इस डिफरेंशियल पार्ट का जो लेंथ dx है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ के पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट जो मिलेगा उसको dV मान लिया। अब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते E इक्वल माइनस dV बाई dx। ये हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच संबंध को। अब क्या करेंगे, इसको
ये हम इसको लिख सकते बड़ा सिंपल तरीके से, डी वी इक्वल माइनस ई इंटू डी एक्स। इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहां से यहां तक चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बी गेट क्या होगा, इधर हो जाएगा डी वी का इंटीग्रेशन और इधर क्या हो जाएगा माइनस ई डी एक्स का इंटीग्रेशन। जो ई होगा इसके अंदर, ई जो होगा इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, और डायरेक्शन तो आपको मालूम है कि इस डायरेक्शन में होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट करंट का डायरेक्शन मींस प्रोटॉन इधर जा रहा है। हम इसको इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक, तो जब पोटेंशियल जीरो है, जीरो से लेकर के भी तक, तो जीरो पोटेंशियल यहां पे है भाई, क्योंकि यहां जीरो है तो ये जीरो जीरो और यहां एल। तो कहने का मतलब कि जब पोटेंशियल जीरो होगा तो लेंथ हमारा एल होगा, और जब यहां भी आएंगे तो लेंथ जीरो हो जाएगा। ये हमारा लिमिट होगा इंटीग्रेशन का। अब बड़ा सिंपल बात है, इसको इंटीग्रेट कर लेना। dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, इसको लिख सकते बड़ा सिंपल तरीके से v, और कहां से कहां तक, जीरो से लेके v तक। हम माइनस को हटा देते हैं, और जब माइनस को हटाएंगे तो लिमिट चेंज कर जाएगा। e को बाहर कर लें, हम एक साथ दो काम कर रहे हैं, e को बाहर भी कर रहे हैं क्योंकि e कांस्टेंट है, और अंदर में जो है वो dx रह गया। कहां से कहां तक हो जाएगा, तो जीरो से लेकर के एल तक हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन को हमने रिमूव कर दिया है। इस माइनस साइन को रिमूव करेंगे तो ये जो लिमिट है वो बदल जाएगा। अब बात बनता है कि इसको आप कीजिएगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल ई, और dx का इंटीग्रेशन x होता है जीरो से लेकर के एल तक। ये भी इक्वल ई इंटू एल माइनस जीरो, और v इक्वल ई इंटू एल। आप जानते हैं कि E जो था, E इक्वल एज E इक्वल रो इंटू जे था, E इक्वल रो इंटू जे, और जे का मतलब हमने पढ़ाया था I बटा ए, करंट डेंसिटी J इक्वल I बाई ए, हमने पढ़ाया था इसको। ये E का फॉर्मूला आ चुका, E इक्वल रो I बाई ए। हम इस E का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, अगर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट V इक्वल E इंटू एल, और E का वैल्यू रो I बाई ए इंटू एल। इस I को नीचे ले आओ, ये भी अपॉन I हो जाएगा रो L बाई ए। ये भी अपॉन I ओम्स लॉ R हो जाएगा रो L बाई ए। कितना सिंपल एक रिलेशन आया रेजिस्टेंस का साथ, रेजिस्टेंस का लेंथ और एरिया के साथ। रेजिस्टेंस का संबंध लेंथ और एरिया के साथ, और वो कैसा है, R इक्वल रो इंटू एल बाई ए। अब सिंपल सी बात है कि आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन से कि L जो है वो न्यूमरेटर में है और A हमारा डिनोमिनेटर में है।
इस एक्सप्रेशन को थोड़ा देखो ठीक से, तो L जब बढ़ेगा तो R भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आगे देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर में आइए, ये बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा चीज घटेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो कहने का मतलब है कि एक लंबा वायर है और एक पतला वायर, एक छोटा वायर है। तो लंबा वायर और छोटा वायर, लेकिन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया उस वक्त सेम हो, तो आपसे अगर पूछे कि एरिया को फिक्स किए हुए हैं, जब एरिया को आप फिक्स कर दिए और दो वायर लिए, एक लंबा वायर लिए और एक छोटा वायर लिए, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियस है कि जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका लेंथ कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब बात बनता है कि L को कांस्टेंट कर दो। जब L को कांस्टेंट कर दोगे और दो वायर को कंपेयर करो, दो वायर, एक का क्रॉस सेक्शन कम और एक का क्रॉस सेक्शनल ज़्यादा, लेकिन लेंथ दोनों का बराबर। कहने का मतलब एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है। मोटा वायर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, पतला वायर का क्रॉस सेक्शन कम होगा, लेकिन दोनों का लेंथ बराबर है। अब पूछे कि बताओ भाई किसका रेजिस्टेंस, विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस किससे ज़्यादा होगा? जो पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, अगर गली पतली हो तो उसमें बड़ी गाड़ियां नहीं घुस सकती, लेकिन गली अगर चौड़ी है तो उससे होकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां पार हो जाती है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि मोटा वायर का रेजिस्टेंस कम होगा बनिस्पत पतला वायर का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ above expression, we say that R directly proportional to L, keeping A equal constant. That is, when we compare resistance of two wires having same cross sectional area, same cross sectional area, then resistance of longer wire will be larger than the short wire. Again, आप कह सकते हैं कि R जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा,
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, कीपिंग एल इक्वल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी कंपेयर resistance of two wires, resistance of two wires having same length but different cross sections, resistance of thick wire will be less than thin wire। मतलब मोटा वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। थिक मतलब मोटा और थिन का मतलब पतला, ये हमारी स्थिति होगी। एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, थोड़ा देख लें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बाद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। Two copper wires of same length have got different diameters. Different diameters. A. Which wire has greater resistance? Which wire has greater resistance? और दूसरा क्वेश्चन है ग्रेटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि दो कॉपर का वायर है, लेंथ को सेम रखा है,
लेंथ को सेम रखा है, पूछता है कि कौन वायर जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस रखेगा, ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हम जस्ट अभी बताए थे, R इक्वल रो इंटू एल बाई ए। आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी, एल लेंथ है और ए एरिया है। अब चूंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, जब मटेरियल सेम है मतलब रो फिक्स हो चुका और एल भी फिक्स हो चुका। तो अब देखो ये डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब कि जिसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन कम रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सिंस since material will be copper for both wires, so rho will be same. Since L is also same, from expression we say that thicker wire, thinner wire has greater resistance. ये हमारा तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका। दूसरा पूछता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रो की बात कर रहा है। तो रो तो चूंकि मटेरियल वही है, कॉपर है, और जब कॉपर मटेरियल है तो कहने का मतलब है ये प्रॉपर्टी है इसका, ये जो है वो किसी भी मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी होता है, वो तो चेंज होगा नहीं। जब चेंज नहीं होगा इसका मतलब कि रो जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। लिखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो is the property of material. So both wire will have same specific resistance और रेसिस्टिविटी भी इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी बोले, बात बराबर है। एक और बड़ा सिंपल सवाल है, क्या क्वेश्चन है कि वायर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर। A wire has a resistance capital R. What will be its resistance? Its resistance if it is stretched, if it is stretched, if it is stretched
टू डबल इट्स लेंथ। टू डबल इट्स लेंथ मतलब बड़ा सिंपल है क्वेश्चन कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। अब इसको क्या किया गया, खींचा गया और खींच करके इसके लेंथ को डबल कर दिया गया। पूछ रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, सोचेंगे क्या। मान लो कि एक वायर है, ये वायर है, इसका मान लिया कि लेंथ जो है वो L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। लेट L लेंथ ऑफ द वायर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो इसको अभी आप बोल रहे थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोल सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये वायर है, अगर इसको देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है दिया है रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए का वैल्यू R है, वो दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है इसको कि इसको पकड़ कर करके और खींच कर करके लेंथ को डबल कर दिया गया। तो डबल कर दिया गया तो लेंथ तो हमको ठीक है कि डबल हो जाएगा, लेकिन एरिया कितना बदला ये चाहिए मुझे। और जब तक एरिया में कितना चेंजिंग आया ये नहीं निकाल लेते हैं तो न्यू रेजिस्टेंस इस वायर का निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करें। इसको हम डबल कर रहे हैं, तो डबल कर दिया तो वायर तो पतला हो जाएगा भाई, लंबा तो होगा लेकिन पतला हो जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस में अंतर पड़ जाएगा। हम मान लिया इस केस में कि इसका जो लेंथ है वो L डैश है और क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश है, तो न्यू रेजिस्टेंस जो R डैश होगा, न्यू रेजिस्टेंस जिसको हम R डैश बोल दें, ये R डैश का मतलब आप लिख सकते रो, चूंकि मटेरियल तो वही है तो रो तो कांस्टेंट रहेगा, रो इंटू एल डैश बाई ए डैश। क्वेश्चन में दिया हुआ है आर डैश इक्वल रो, एल डैश का मतलब मुझे मालूम है 2 इंटू एल हो चुका है, डिवाइड बाई ए डैश के बारे में मालूम नहीं है। अब जब तक हमको ए डैश नहीं निकलता है तब तक हमको बड़ा मुश्किल टास्क है कि हम कैसे निकालें। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लें। आप इसको जैसे भी कुछ करो, इसको और लंबा खींच दो, दुगना ही नहीं त्रिगुना कर दो, चौगुना कर दो, 5 गुना कर दो, 5 टाइम्स, वॉल्यूम तो उसका वही रहेगा, वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगा। तब वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगा, इस कंसेप्ट का यूज कर लेंगे तो हमको ए और ए डैश के बीच संबंध मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे कि सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस के दरमियान वॉल्यूम क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा।
जब वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल क्या, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल फाइनल वॉल्यूम। अब कितना सिंपल बात आ चुका, इनिशियल वॉल्यूम कितना है तो A इंटू एल, A इंटू एल, फाइनल कितना है तो A डैश इंटू एल डैश, A इंटू एल इक्वल A डैश इंटू एल डैश का मतलब 12, मालूम है। तो ये देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और तब आप लिख सकते A इंटू एल बाई 2L इक्वल A डैश, और तब A डैश का वैल्यू आ गया A बाई 2, A बाई 2। अब क्या करो, इस A डैश का वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो। जब फर्स्ट में पुट कर दोगे तो देखो क्या निकल जाएगा, putting the value of A dash R dash equal रो 2L बाई A डैश का मतलब A बाई 2, A2 जाएगा ऊपर, ए आर डैश इक्वल रो इंटू एल बाई ए मल्टीप्लाई 4, रो इंटू एल बाई ए का वैल्यू आर दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं रो इंटू एल बाई ए के बदले हम लोग आर पुट कर दें, तो आर डैश जो हो गया वो 4 इंटू आर। कहने का मतलब कि जब वायर को लंबा कर दिए तो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा उसका वो उसके इनिशियल से 4 गुना होगा। दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर increases and becomes 4 times of the initial value। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। हम लोग यहां बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का, देख लेंगे कितना होगा।